अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए हमें सबसे ज्यादा जिन आदात को या जिन फैक्टर्स को देखने की जरूरत पड़ती है वो है बर्दाश्त और रवादारी। क्योंकि जो इंसान बर्दाश्त करना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। हम में से अक्सर लोग अपनी ये खूबी बयान करते हुए नजर आते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो जनाब, ठीक बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है। असल इम्तिहान ही उस वक्त होता है जब आप नापसंदीदा बात बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। तो इसलिए कि आपकी खूबी कम और खामी ज्यादा समझी जाती है। और आप एक और चीज भी इर्द गिर्द नोट करेंगे कि जिन लोगों में बर्दाश्त और रवादारी की आदत ज्यादा पाई जाती है वो बहुत काम नजर आएंगे, बहुत पुरसुकून नजर आएंगे। इस्तराब नहीं होता उनके अंदर, उनकी जिंदगी में उलझने नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी जो है ना वो बड़ी सुकून से चल रही होती है। तो सब्र, बर्दाश्त और रवादारी की आदत अपनाएं ताकि आपकी जिंदगी भी खूबसूरत हो, सुकून से गुजरे, ताकि आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। और आज जनाब बर्दाश्त का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो इसी हवाले से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया जाए, क्योंकि आजकल हमारे इर्द गिर्द बर्दाश्त, रवादारी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो हमें अपनी पार्टिसिपेशन इसमें करते रहना चाहिए। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और आज हम आगाज़ में ही बात करेंगे घर की रौनक समझे जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत के हवाले से, क्योंकि माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर बच्चों की बर वक्त वैक्सीनेशन ना की जाए तो पोलियो, टाइफाइड, फ्लू, खसरा और रुबेला जैसी मुतअद्दिद बीमारियां हैं उनका शिकार हो सकते हैं बच्चे। हालिया बरसों में अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान में खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिससे हज़ारों बच्चे मुतासर हुए। और ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बच्चे शदीद बुखार में या बीमार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मौत में भी चले जाते हैं। मुल्क भर में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है और दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मुहिम में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे भी पिलाए जाएंगे और मुहिम 27 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगी। बच्चों की किस उम्र में कौन सी वैक्सीनेशन जरूरी होती है, खसरा और रुबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से बच्चों को हम किस तरह महफूज रख सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर शेख हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि खसरा और रुबेला के हवाले से मुहिम का जो आगाज़ कर लिया गया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। दूसरा, बहुत से लोग हैं खसरे के बारे में तो जानते हैं, रुबेला क्या बीमारी है उसके बारे में नहीं जानते। सबसे पहले हमें वो बता दें कि कितनी खतरनाक बीमारी है और ये किस तरह लाहक होती है। मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, इसी तरह जर्मन मीजल्स रुबेला कहती है। ओके। मीजल्स तो हम सब जानते हैं कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, तेज़ बुखार, ठीक। और चौथे दिन पे बच्चों को दाने निकल आते हैं, रैश निकल आता है, फिर बच्चों को इतनी सख्त नज़ला, जुकाम, खांसी के बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद रैश के बाद 5 दिन के बाद सारे सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर बच्चे 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब रुबेला जो है, दिस इज है, ये मीजल की किस्म ही, लेकिन उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितनी या तंग करने वाली नहीं जितनी के मीजल्स है। अब रुबेला बुखार होता है बच्चों को, हल्का सा नज़ला जुकाम होता है, दाने सुर्ख रंग के निकल आते हैं, 4-5 दिन दाने रहते हैं, फिर बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये बच्चे उतने ज़्यादा बीमार नहीं होते, ठीक है, ना ही उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं जितनी के रुबेला में, उसमें मीजल्स में होती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। हैं, बेसिकली एक ही चीज़ है। एक ही है, ठीक है। अब नहीं, रुबेला जो है उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसमें यह है कि अगर घर में कोई ऐसी खातून है जो प्रेग्नेंट है, ठीक, स्पेशली 8वें, 9वें, 10वें हफ्ते में, और उसको प्रोटेक्शन नहीं है रुबेला की और उसको उस बच्चे से रुबेला हो जाता है, तो माँ के अंदर जो बेबी है उसको हर किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन की एंसेफेलाइटिस हो जाता है, आँखों की कैटरेक्ट हो जाते हैं, हार्ट के सेप्टल डिफेक्ट हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड की प्रॉब्लम, उनमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये बच्चे इतने सिक हो जाते हैं
न्यू बॉर्न बेबीज कि इनके लिए आगे ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल होती है, फैमिली पे बोझ हो जाते हैं। और वेस्ट में तो अब वो कहते हैं कि आप इसके अबॉर्शन भी कर सकते हैं, लीगल अबॉर्शन इजाज़त है इसकी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। और ये अगर घर में किसी को रूबेला है और उस घर में ये प्रेग्नेंट खातून है जो कि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात करने। लेकिन हमें डॉक्टर साहब डिफ्रेंशिएट करके बता दें, मतलब कि अगर बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम वो पता चल जाए कि ये मीजल्स है या फिर रूबेला है, एक कॉमन चीज़ होगी या फिर एक डिफरेंट हो रहा होगा कहीं पर? अगर तो बच्चे को हाई फीवर के साथ नज़ला ज़ुकाम खांसी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके 3 दिन के बाद या चौथे दिन पे गर्दन के पीछे से रैश शुरू होता है सुर्ख रंग का, और फिर सारे जिस्म पे फैल जाता है और फिर रैश मिल जाता है और बच्चे टेरिबल सिक, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। रूबेला में भी लो ग्रेड फीवर होता है, 100-101 हो जाता है। फिर उसके भी गर्दन के पीछे से हल्के हल्के सुर्ख रंग के दाने शुरू होते हैं, फिर चेहरे पे आते हैं, फिर जिस्म सारे पे फैल जाते हैं और 4-5 दिन रहते हैं और फिर वो बच्चे सही हो जाते हैं। अब अगर सिंपल सा बच्चा बहुत ज़्यादा सिक नहीं नज़र आ रहा और लो ग्रेड फीवर के साथ उसको रैश निकल आता है तो मोस्ट लाइकली ये रूबेला है। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बहुत सिक है, हाई फीवर है, 103-104 तक चल जाता है, मीजल्स की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, अगर टाइम हुआ तो बोल डिस्कस जरूर। लेकिन रूबेला के साथ जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। मीजल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमें बता दें कि अगर रूबेला की अभी बात करें तो वो काबिल इलाज है, मतलब उसकी मेडिकेशंस हैं? उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। रूबेला वैक्सीन अवेलेबल है पिछले 20-25 साल से और हम डॉक्टर्स जो हैं उनके पास होती है, गवर्नमेंट ने अब शुरू की है। अच्छा, पहले नहीं की गई थी? पहले गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ पहले नहीं थी, अब बड़ा अच्छा हुआ है कि पिछले 2-3 हफ्ते से हमें पता चल रहा है कि ये शुरू हो रही है और 9 माह से लेके और 15 साल तक के बच्चों को लगनी शुरू हो गई। दिस एन एक्सीलेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है और बाकी सूबों में भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो रूबेला प्रिवेंट की जाए तो हमारे न्यू बॉर्न बच्चे जहाँ उनमें मेंटल रिटार्डेशन, हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस कम होते जाएंगे और अगर बच्चे को नहीं होगी तो माँ को नहीं होगी, माँ को नहीं होगी तो माँ के भाई भी ठीक रहेगा। तो दिस इज़ वन रीज़न कि रूबेला शुड बी टेकन, रूबेला को ख़त्म करना चाहिए मुल्क से, ताकि सारी दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाइना या जापान वगैरह मुल्कों में नहीं है रूबेला। वो अब होता ये है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, खातून प्रेग्नेंट होती, वो डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर रूटीन में रूबेला के टाइटर करते हैं ताकि पता चले कि ये माँ प्रोटेक्टेड है या नहीं है। ठीक है। अगर वो टाइटर एक लेवल तक आ चुके होते हैं और माँ को प्रोटेक्शन है तो डॉक्टर भी कहती है कि बेबी आप सेफ़ हो, आप अपना ख्याल रखो, रूबेला की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर टाइटर कम है और हम ये जो 8 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक माँ को कहते हैं कि बेबी आपने, बच्चे को अगर छोटा भी रैश है तो उससे दूर रहना, और जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती, बेबी पैदा हो जाता है, फ़ौरन ही रूबेला का टीका लगवा। ठीक है। फ़ौरन ही रूबेला अब सबको लग सकता है। ठीक है। किसी उम्र में भी टीका लग सकता है। अच्छा, लेकिन कोई एज लिमिट नहीं है? एज लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर किसी को पता है कि उसको रूबेला नहीं हुआ या अक्सर लोगों को नहीं पता होता और आप किसी उम्र में भी लगा, लेकिन लेडीज़ में ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि अगर आप रूबेला का टीका लगवाते हैं तो 3 महीने प्रेग्नेंट ना हो। ओके। बाहर के मुल्क में तो साइन भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं टू मेक श्योर कि माँ प्रेगनेंसी ना हो उसको इन 3 महीनों में। मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है और बच्चा जो है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन किसी उम्र में भी हो सकता जो सबसे अच्छी एज है, ठीक है, जो ही माँ की प्रेगनेंसी ख़त्म होती उसके बाद फ़ौरन बाद आप उसको रूबेला का टीका लगा देते हैं अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है। दूसरा हमें बता दीजिएगा सर कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के टीके कितनी तादाद में लगवाने चाहिए, मतलब कितनी तादाद होती है उसकी और किस उम्र से लगवाना शुरू कर देना चाहिए जो आइडियल एज होती है? देखिए, जो बच्चा पैदा होता है विद इन अ वीक उसको बर्थ वाले टीके लग जाने चाहिए। उसमें BCG है जो टीबी के लिए होती है और पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं।
ठीक है। फिर साथ ही अक्सर कंट्रीज़ में हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगाया यहाँ पे कहते हैं हम, तो हेपेटाइटिस बी का भी टीका उनको लगना चाहिए। अब जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो फिर हम उसको रूटीन की वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। ठीक है। 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे मंथली इंटरवल पे वैक्सीन लगती है। ये वैक्सीन 2 इंजेक्शन होते हैं जिसमें खुरनाक है, तशन्नुज है, काली खांसी है, पोलियो है, हिब है। और पोलियो IPV भी होता है जो इंजेक्शन भी लग सकता है, वो हेक्सा के नाम से अवेलेबल है। और दूसरा पेंटा जो हुकूमत लगा रही है उसमें पोलियो के ड्रॉप्स देते हैं साथ। ठीक है। ये 6 हो गई वैक्सीन। साथ में हम निमोनिया का टीका लगाते हैं, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से लगता है। और फिर रोटा एक वायरस है जो कि डायरिया करता है बच्चों में, उसके कतरे पिलाए जाते हैं। ये 6 हफ्ते पे और फिर 10 हफ्ते पे और फिर 14 हफ्ते पे रोटा नहीं दिया जाता, लेकिन बाकी वैक्सीन उसको दी जाती है। अब ये बच्चा बहुत सारी, ये खुरनाक किलर है, गले में गिल्ट बन जाती है झिल्ली सी और बच्चे की सांस रुक जाती है और फिर हार्ट पे भी असर करता है। लेकिन आजकल हम नहीं देखते इसलिए कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जाती, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन लगवाना, ताकि न्यूबॉर्न बेबी से ही शुरू हो जाना चाहिए, ताकि वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। दूसरा सर, एक बहुत ज़्यादा कॉमन ये सवाल किया जाता है कि वैक्सीनेशन बच्चों को करवाई कहाँ से जाए, सरकारी हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से? हमें इन दोनों में बता दें, क्या दोनों की वैक्सीनेशन में कोई फ़र्क होता है, क्वालिटी में फ़र्क होता है? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ और पिछले कुछ 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हम तो यही एडवाइस करते हैं भाईजान आप सरकारी सेंटर बने हुए हैं हर गली में, हर मोहल्ले में, वहाँ से अब इतना इजी हो गया है कि वो आपको कार्ड भी बना देते हैं, वैक्सीन भी लगाते हैं, अगली डेट भी दे देते हैं और आप सिर्फ जाना है वहाँ पे और वैक्सीन आपको लग, इट्स ऑल फ्री। लेकिन अगर वो डॉक्टर से लगवाते हैं, प्राइवेट लगवाते हैं, इट्स वेरी कॉस्टली। अब चेंज है थोड़ी सी, जो टीका है जिसको DTP हम लगाते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टसिस। ठीक है। पर्टसिस जो है ना काली खांसी होती है। ओके। काली खांसी में जो सरकारी टीका लगता है DTP वाला, उसमें बुखार भी हो जाता है, सूजन भी हो जाती है और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम 1 in 70,000 ब्रेन की इन्फेक्शन भी हो सकती है। ये वैक्सीन अब चेंज होकर DTAP बन गई है, सेलुलर पर्टसिस कहलाती है वो। उसमें चेंज ये किया उन्होंने कि जो एक्चुअल जरासीम था उसको काट के छोटा करके, तो उसकी इस तरह की कि सेल नहीं आता उसमें वैक्सीन में, उससे बच्चों को बुखार बहुत कम होता है, अक्सर को नहीं भी होता और सूजन भी नहीं होती और वो जो ब्रेन की इन्फेक्शन हो जाने का ख़तरा होता था वो भी नहीं होता। तो ये बट दीज आर कॉस्टली वैक्सीन। ठीक है। दीज आर कॉस्टली। हम तो यही एडवाइस करते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट से लगवाएं, इट इज़ प्रोटेक्टिव, उतनी ही प्रोटेक्शन जितनी प्राइवेट, बट चॉइस है अवेलेबल। दूसरी जो रोटा वैक्सीन है, इट्स वेरी गुड वैक्सीन फॉर डायरिया बच्चों में, छोटे बच्चों में डायरिया, वो हम 6 महीने के बाद और नहीं देते। अब 9 महीने पे मीज़ल्स की वैक्सीन लगती है रूटीन में, फिर 15 महीने पर मीज़ल्स की वैक्सीन लगती है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा जो पिछले दिनों भी किया कि बच्चों को टाइफाइड के टीके लगाएं। दिस वाज एन एक्सीलेंट वे ऑफ प्रिवेंशन, इसलिए कि टाइफाइड हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। और जैसे हमारे खाबे शाबे चलते हैं, ये तो अभी नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा इससे बीमार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हम ये गवर्नमेंट, पंजाब, बाकी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं, बाकी मुल्क में नहीं लग रहे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरी गुड एक्शन। अब ये जो नई वैक्सीन आ रही जो अभी शुरू होने वाली, जी, ये रुबेला की है और मीज़ल्स की है। बिल्कुल। दिस विल हेल्प प्रिवेंशन। मीज़ल इज स्टिल टेकन एज अ मेजर किलर ऑफ द बेबीज, न्यू बॉर्न में, छोटे बच्चों में, इसलिए कि मीज़ल की अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत से लोग हैं जो लगवाते भी नहीं है ये वैक्सीन, इसकी वजह से भी ये जो बीमारियां ही बढ़ती जा रही। दूसरा सर, हम जैसे देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और इस तरह के मौसम में बच्चों को फ्लू, गला ख़राब, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरह फ्लू शॉट्स बड़ों को लग रहे हैं, क्या छोटे बच्चों को भी ये लगवाने चाहिए? उनकी सेहत के लिए ठीक है? देखिए, हमारे ये जब भी वेदर चेंज होती है, अक्टूबर के महीने में, फिर नवंबर में, अक्सर बच्चों को फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कुछ बच्चों को वॉमिटिंग भी, कुछ को डायरिया भी हो जाता है। तो
ये बच्चे जो कि एक आध दफ़ा बीमार हों, 2 दफ़ा हों, उनमें ना भी लगवाएं वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो बार बार सिक होते हैं, वो कई बहुत सारी फैमिलीज हमारे मुल्क में, हमारे घरों में, उनको हम तो डेफिनेटली कहते हैं कि आप वैक्सीन लगवा लें। 6 महीने से लेके किसी उम्र तक भी आप वैक्सीन लगवा सकते। एक ही फ्लू की वैक्सीन, लेकिन हर साल ये नहीं आती, यू हैव टू गिव इट एवरी ईयर, हर साल लगती है फ्लू की वैक्सीन। ठीक है, तो मतलब ये लगवानी चाहिए, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसका। ठीक है, उसका फायदा ही है, उसका भी कोई नुकसान नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर शेख हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि उनको जो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, ताकि जो बीमारियाँ हैं खसरा, रुबैला और बाकी जो बीमारियाँ उनसे उनको बचाया जा सके। और न्यूबॉर्न बेबी को ही आप लोगों ने इन वैक्सीनेशन का आगाज़ कर देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके वैक्सीनेशन के बाद। तो मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कभी आपने नोट किया है कि हमारे रवैये जो आज हैं और जो आज से 5 या 10 साल पहले थे, उनमें क्या फ़र्क है? कभी ये फ़र्क सोचिएगा ज़रूर। और अगर आप अपने रवैयों को मुवाजना करें तो पता चलेगा कि हमारे रवैयों में तलखी, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। और ये किसी एक फ़र्द का मसला नहीं है, ये सूरत हाल तकरीबन हर सतह और हर शोबे में देखी जा सकती है, जो पूरी कौम के मिजाज को मुतासर कर रही है। और दिन ब दिन तलखी, बेलचक रवैयों, गैर अखलाकी ज़बान और बयान का रुझान बढ़ता जा रहा है। करख्त लहजे और तज़हीक अमेज़ अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो भी आम होता जा रहा है। और इस सूरत हाल के मनफी असरात पूरी कौम, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के उमूमी मिजाज पर महसूस किए जा सकते हैं। बर्दाश्त और रवादारी ऐसी सिफात हैं जिनकी मौजूदगी मजबूत अक़वाम की तश्कील में बुनियाद का किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अदम बर्दाश्त के मनफी रुझानात ने मुआशरे में जहाँ बाहमी इज्जत और एहतराम के खूबसूरत इंसानी जज्बों को मुतासर किया है, वहीं सब्र और बर्दाश्त और रवादारी की अखलाकी इक़दार की भी शदीद उनको भी नुकसान पहुँचाया है। और हमारे समाजी रवैयों से तलखी हम कैसे कम कर सकते हैं, बर्दाश्त और रवादारी का जो एलिमेंट है हम उसको किस तरह मज़ीद अपने रवैयों में शामिल कर सकते हैं, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जैसे मैं बात कर रही थी कि बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और अगर हम बुनियाद की ही बात करें तो बर्दाश्त क्या है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, और इंसान को इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है रहने के लिए किसी सोसाइटी में या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए? देखिए, जैसे अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ को दुनिया में एक कोऑर्डिनेशन के साथ पैदा की है। इकोसिस्टम जिसको आप कहते हैं, यानी हर जानदार जो है वो दूसरे जानदार पर, और एक लिविंग एटमॉस्फेयर जो है वो दूसरे लिविंग एटमॉस्फेयर, यानी पानी हवा के निज़ाम पर, हवा मिट्टी के निज़ाम पर, ये सब आग के निज़ाम पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हमारी जो पूरी बॉडी है, बीइंग अ डॉक्टर ये थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ, हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं, सारे सेल्स हैं, इनकी सिग्नलिंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जिस्म में जो लिवर है, जिगर है, वो बिल्कुल ठीक काम करो और गुर्दा काम ना करो और मैं जिंदा रह जाऊं। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो लिवर एंजाइम्स बना रहे हैं वो गुर्दे पे असर ना करें, जो गुर्दे से मादा एक्सक्रीट नहीं हो रहा, अगर वो नहीं होगा तो वो जिगर पे असर ना करे। उसी तरह कायनात का सारा निज़ाम, अल्लाह ताला ने अपना मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग दे दिया है कि अगर रहना है तो मिलके रहना है, कोऑर्डिनेशन के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ तावन से रहना है, वरना सिस्टम डिस्टर्ब होगा। या एक ऑर्गन में जहरीला मादा ज्यादा हो जाएगा या दूसरे में ज्यादा हो जाएगा, और उसका असर सिर्फ एक ऑर्गन पे नहीं होगा, पूरे जिस्म पे होगा, पूरी बीइंग पे होगा, पूरी एग्जिस्टेंस पे होगा। उसी तरह अगर आपके पास पानी पॉल्यूटेड होगा तो उसका असर आपकी इंडस्ट्रीज पर होगा, इंडस्ट्रीज से जो खाना हम खाते हैं हम पर होगा, हमारी सेहत पर होगा, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। अगर सारे यूनिट में से एक यूनिट भी बर्दाश्त छोड़ देता है या अपना नेसेसरी थ्रेशोल्ड, जितना बर्दाश्त होना चाहिए उतना पैदा नहीं करता, तो पूरे का पूरा निजाम तबाह होगा।
थ्राइव करना, आगे बढ़ना तो बात की बातें हैं, सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है अगर आप में बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त होगी तो कोऑर्डिनेट करेंगे ना, बर्दाश्त होगी तो ताउन करेंगे, बर्दाश्त होगी तो वो नजरिए जो आपके नजरियों से मुख्तलिफ हैं, जो आपके नजरियों से तजाद करते हैं, आप उनको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, मतलब क्यों हमारे अंदर जो है इतना बर्दाश्त का मादा कम होता जा रहा है? अगर फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से आपको फैक्टर्स लगते हैं जिसकी वजह से इंसान अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ता जा रहा है और बर्दाश्त बिल्कुल कम होती जा रही है? जो दो चीज़ों का ट्रेंड है ना, एक ट्रेंड तो इसमें से मैं कहूँगी थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। नंबर वन, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर आ गया। मैं अक्सर ये अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है। जो सबसे बेस्ट है अपने तबके में, अपने शोबे में, वही सर्वाइव करेगा। अब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए compete करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरी जिस चीज का ट्रेंड आ गया ना, शॉर्टकट का, उस चीज ने लोगों में जो है वो अदम बर्दाश्त डाल दी है। हर कोई चाहता है, अगर कोई घरेलू पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल खवातीन या मर्द, तो वो वहां पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक उसमें जंग में, अपने घर के अंदर लड़ाई में चल रहे हैं, वो उसमें शॉर्टकट्स चाहते हैं। अगर कोई बाहर अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, उसी तरह वो उसमें शॉर्टकट्स चाहता है। और जिन लोगों ने डिजिटली एक्सेल किया है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी, आप ये मत सोचें कि अगर किसी की सक्सेस आपको डिजिटली मीडिया पर ओवरनाइट सक्सेस नजर आती है तो वो ओवरनाइट सक्सेस है। नहीं, उसके पीछे ईयर्स ऑफ फेलियर्स होते हैं। लक हो सकती है, साथ होती भी है, सिर्फ लक नहीं होती है। ठीक है, तो किसी की एकदम से रैम्पेंट सक्सेस देख के, किसी की एकदम ओवरनाइट सक्सेस देख के हमारे अंदर जो शॉर्टकट्स की चाहत आ गई है ना, उसने हमारी बर्दाश्त को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। और उस वजह से मैं आपको इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूं। अब अगर आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी देखें ना, आप नोट करेंगे कि लोग एक दूसरे का सेंटेंस भी खत्म नहीं होने देते और वो कहते हैं पहले मेरी राय सुन लो और मैं अगले की सुनूं भी ना, क्या पता वो उससे बेटर हो और मेरी राय ही मान लो। यहाँ पर मैं तो कहती हूँ अगर हमने प्रैक्टिस शुरू करनी है ना, सबसे पहले तो प्रोफेशनल सेटिंग्स में जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, मैं तो कहती हूँ महीने में, जैसे आज पूरे साल में अदम बर्दाश्त, ये बर्दाश्त और रवादारी का दिन है, अमेजिंग। एक दिन हफ्ते में ऐसा होना चाहिए जब सारे कॉलीग्स को आपस में बिठा दिया जाए, या घर वालों को, अम्मी जो हैं या सासू माँ जो हैं, सब बिठा दें और कहें कि अब एक दूसरे का पूरा जुमला 3 मिनट तक सुनो। इट कैन बी अ ग्रेट प्रैक्टिस, आई थिंक। मतलब इस तरह हम कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग करके तो इन चीजों को कम कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं इन सिचुएशंस के साथ। इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुआशरा जो है उसमें बर्दाश्त और हम आहंगी लाने के लिए या उसमें बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक हुकूमत या जो हमारे सरबराह होते हैं वो उसमें कितना किरदार अपना निभा सकते हैं और मुआशरा कितना अपना किरदार निभा सकता है? मुझे ना ऐसा लगता है मुनीबा, ये जो सेग्रीगेशन ऑफ सेक्ट्स इन द सेंस सेग्रीगेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सेट्स है हमारे यहाँ पे, कि एक एलीट क्लास है, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लो क्लास, वो सब आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और वो आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। जब आप माशरे की बात करते हैं तो माशरे में हर तरह की क्लास है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर आप लोअर क्लास देखें, एलीट क्लास की भी मुश्किलात को आपको देखना चाहिए। उनको भी प्रॉब्लम होता है अपनी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में, हर तरह की क्लास को प्रॉब्लम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट सोसाइटीज की आपस में इंटरमिंगलिंग और उनकी कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए। ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां पर डिफरेंट तबकों के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। और ये बात मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आप जिंदगी में पॉलिश नहीं हो सकते हैं जब तक आप हर क्लास के, क्लास से मुराद यहाँ पर मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, क्लास यानी हर तबके से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करना नहीं सीख लेते। और अगर आपको जो है ना अपने आप को मोल्ड करना नहीं आता उस हिसाब से जिस क्लास में आप जा रहे हैं, तो आप आगे एक्सेल ही नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक कि डिफरेंट सेक्ट्स जो हैं आपके पास, उनकी इंटरमिंगलिंग आपस में सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर अगर वो स्टार्ट हो जाए तो वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जो एलीट सेक्ट है उनके घर में फॉर एग्जांपल जो लोग हाउस हेल्प वगैरह के लिए आते हैं, इस चीज़ के लिए आते हैं, वो उनको इस लुक डाउन अपॉन ना करें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये रुझान भी है कि जो ज़रा फाइनेंशियली प्रिविलेज लोग हैं उनका भी उन पे भी जोक्स क्रैक किए जाते हैं, उन पे भी मजाक, उनको भी टॉन्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो बाद में अपने ही बीच के, अपने ही फैमिली के और अपने ही साथ वाले दोस्त बातें कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से आपस में इंटरमिंगलिंग और एक दूसरे की जर्नी को समझना और एक दूसरे की जर्नी की रिस्पेक्ट करना, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको नहीं लगता ये मतलब इस लेवल से पहले हम लोगों को घर का लेवल जो है वो ठीक कर लेना चाहिए? मतलब हम फैमिली में भी बैठे हुए होते हैं तो हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, इवन के बहन भाई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो वहां से प्रैक्टिस शुरू होनी चाहिए ताकि अगर हम बाहर निकले तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और हम दूसरों से भी अच्छे तरीके से बर्दाश्त के साथ मिल सके।
यही बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की मुनीबा, यही हमारी सोशल ग्रूमिंग में कमी है ना। यही बहन भाई होते हैं जो तब तक तो मजबूर होते हैं जब तक वो हॉस्टल चले नहीं जाते हैं, अलग नहीं हो जाते हैं। एक बार ये बहन भाई सब यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ने के लिए हॉस्टल्स में अलग हो जाते हैं, इनकी सोशल ग्रूमिंग और इनकी तरबियत जिसकी प्राइमरी दर्स का डेफिनेटली आपका घर है, वो इतनी कमजोर होती है कि यही बहन भाई सारी जिंदगी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते और शुक्र करते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हुए। आपका जिनका डीएनए मैच करता है, जब वही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आगे जाके ये आपके पास पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी फेलियर का रीजन बनता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी फेलियर का। यहाँ पर जो आपके पास रोल प्ले करना है वो आपके माँ बाप ने रोल प्ले करना है। और मुनीबा, माँ बाप रोल कैसे प्ले करेंगे? माँ बाप तब रोल प्ले करेंगे जब वो समझेंगे कि मेरे हर बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। पहले माँ बाप तो अपनी औलाद को बर्दाश्त करें। नॉर्मली घरेलू सेटिंग्स में ऐसा देखा गया है कि माँ बाप का वो बच्चा फेवरेट होता है जिसकी पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी के साथ रेजोनेट करती है। ये इतना बड़ा तजाद, ये मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, और इतनी बड़ी ज्यादती है उन बच्चों के लिए जिनकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से रेजोनेट नहीं करती। इंसानी नेचर, इंसानी साइकी, उसको अपनी जैसी चीज जो है वो पसंद आती है। वो कहते हैं ये तो मेरा ही रेप्लिका ग्रो कर रहा है, मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ही आदतें, मेरी ही शक्ल ग्रो कर रही है। जो बच्चा नॉर्मली इससे जरा डिफरेंट होता है, अपने माँ बाप की बर्दाश्त उसके लिए कम हो जाती है, चाहे वो जिंदगी में आगे जाके कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए। फिर ये होता है कि क्योंकि दूसरे बच्चों को, क्योंकि अभी हम घर की बात करें, उनकी तारीफ की जाती है, तो उस बच्चे के अंदर भी उनके लिए जो है वो एक रंजिश सी डेवलप हो जाती है। और वो बहन भाई भी जो है वो अपने माँ बाप की नजर से उस बच्चे को देखना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन दैट। घर में भी ये होता है। आपके पेरेंट्स को सबसे पहले न्यूट्रल, मुझे यकीन है बहुत सारे लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, पेरेंट्स को न्यूट्रल होने की जरूरत है। वो न्यूट्रल होंगे तो बच्चे एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। एग्जैक्टली मतलब किसी को आपने ये नहीं कहना कि तुम बहुत अच्छे हो और दूसरा जो है वो आपसे इंफीरियर जो है ना वो फील ना करे कि भाई आप सुपीरियर हो और मैं शायद कुछ भी नहीं कर पा रहा। नौजवान नस्ल में बर्दाश्त का जो मादा है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। एक तो पढ़ाई का प्रेशर उनके ऊपर होता है, दूसरा सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा वो लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बेचैनी, बेसुकूनी रहती है उनकी ज़िंदगी में। ये प्रेशर्स और इसकी वजह से भी आपको लगता है ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नौजवान नस्ल में बर्दाश्त का मादा कम हो रहा है। ये क्रिमिनल और ये प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं, ये जहाँ पे सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगी बहुत आसान की है, लोगों के लिए जराए आमदन बहुत आसान कर लिए, बहुत सारे लोग घर पे बैठ के कमा रहे हैं, खुद को मार्केट करना बहुत आसान कर दिया। ब्लेसिंग तो ये है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैं कहती हूँ, मैं अक्सर ये कहती हूँ, दिस इज एन अनफॉर्चुनेट जनरेशन। इस लिहाज से थोड़ी बदकिस्मत जनरेशन है कि उनको कंपेल्ड है कि आप जो करेंगे आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, रजिस्टर करना है, पोर्ट्रे करना है, यानी लोगों को दिखाना है, एंड इट नीड्स टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सेंटर होता है, ठीक है। रिवॉर्ड सेंटर हर एक के दिमाग में होता है जो कि कुछ हार्मोन्स पे चलता है, जिनमें से एक डोपामीन है। जब आपका रिवॉर्ड सेंटर, ड्रग्स की आदत लोगों को कैसे होती है कि वो रिवॉर्ड सेंटर को आपके एक्टिवेट करता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग गुड। ये भी एक ड्रग से कम तो नहीं है ना कि अब आपको डेली कुछ ना कुछ अप्रूवल चाहिए, कुछ एक्नॉलेजमेंट, कुछ एप्रिसिएशन चाहिए, कुछ डोज चाहिए ताकि आपको अच्छा फील हो। अब वो अच्छे से अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा करने की जो जुस्तजू है, जो कंपटीशन है, उसमें एक अनहेल्दी तरीके तक लोग आगे निकल जाते हैं। यहाँ तक आगे निकल जाते हैं कि आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स फनी और इफ इट्स सैड मुनीबा, मैंने देखा है अक्सर लोग रेस्टोरेंट्स में वो खाना मंगवाते हैं जिनका टेस्ट उनको डेवलप नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल फैंसी ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं, बहुत सारे लोग सुशी मंगवाते हैं, सुशी उनसे खाई नहीं जाती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि सुशी इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसिव एंड एज अ फूड ऑफ द इलीट्स, तो उन्होंने तस्वीरें लगा के पोस्ट करनी होती है। मुझे अक्सर इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, वो ब्रेकफास्ट तो हमने सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ऑर्डर किया था, व्हिच इज वेरी सैड। आई डोंट नो, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग एंड दिस शुड नॉट बी द केस। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मुनीबा वेकेशन पे जाना, लेकिन वो वेकेशन पे इसलिए जाते हैं ताकि वो लोगों के सामने रजिस्टर करा सकें कि वी आर लिविंग द काइंड ऑफ लाइफ कि हम वेकेशन पे गए हैं। बहुत सारे असासे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे गैजेट्स और चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहती हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतने लोग देखते हैं, मैं कहना चाहूंगी, डू नॉट बाय अ थिंग इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट ट्वाइस। अगर आप एक चीज 2 बार आसानी से उसकी कीमत देना अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके बाद भी आपके पास कुछ नहीं रहता, चीज मत खरीदें। इसका मतलब है आपकी हैसियत ही नहीं है वो चीज खरीदने की। आप अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए, सिर्फ 200-300 लाइक्स के लिए, सिर्फ आपकी एक इंस्टा स्टोरी या फेसबुक स्टोरी के लिए जो 24 घंटे बाद गायब हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लोग उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत बड़ी खुशफहमी में जिसमें हमारी आज की जनरेशन है, अब जो लोग टीन्स में हैं और 20s में हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि एवरीबडी इज वेरी बिजी इन देयर ओन लाइफ। किसी के भी पास आपके लिए सोचने का टाइम नहीं है।
और ये आप थोड़ी देर बाद रियलाइज कर लेंगे, सब अपनी गहमा गहमी में इतने ज्यादा हैं, तो आप किसको इम्प्रेस करने निकले हैं? किस कंपटीशन में है, किस टेंशन में है आप? और अपनी जिंदगी आप खुद ही अपने हाथों के जरिए दाव पे लगा रहे हैं और बेसकूनी अपनी जिंदगी में खुद ही लेकर आ रहे हैं। दूसरा, जैसे अब आपने बात की कि लोग अफोर्ड नहीं करते लेकिन टूर पर चले जाते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि छुट्टी पे जाना या अपने काम से ब्रेक लेना, अपनी रूटीन से ब्रेक लेना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है या जो हमारा गुस्सा है, एंजाइटी है, वो निकल सके। मुनीबा, जो लोग मुझे जानते हैं, वो आप भी जानती हैं, वो ये जानते हैं कि मैं तो हर 2 महीने बाद ब्रेक लेती हूँ। टूर पे 2 महीने बाद जाऊँ ना जाऊँ, ब्रेक मैं जरूर लेती हूँ। ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी में तेज चलना चाहते हैं ना, बहुत तेज के हाय अल्लाह कोई पकड़ ही ना सके आपको, तो ना लें ब्रेक। लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेज जाने से, तो ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप तेज चलते जाते कोई मशीन भी चलती जाए उसको भी जंग लग जाता है, लेकिन जब आपने दूर चलना होता है, आपने रुक के चलना होता है, और रुक के चलने का फायदा क्या होता है? इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिल जाता है, इंसान को अपनी गलतियों पे नजरसानी करने का मौका मिल जाता है, अपने आप को जांचने परखने का मौका मिल जाता है। हो सकता है तेजी में आप जो फैसले करें और तेजी में आप जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, उससे बड़ी डायरेक्शन आपका इंतजार करिए अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। मैं तो कहती हूँ कि मैक्सिमम 60 दिन बाद 2 से 3 दिन का ब्रेक होना चाहिए। अपनी जेब को देखते हुए, अपने वसाइल को देखते हुए, आप जहां निकलना अफोर्ड कर सकते हैं, अपने माहौल से जरूर निकलें। एग्जैक्टली, सेल्फ एनालाइज करने का मौका बड़ा अच्छा मिलता है आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपने कहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी है। दूसरा, आजकल हम लोग खेल या फिर वर्जिश अगर कह दें, फिटनेस से पीछे हो चुके हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा हमारे में बर्दाश्त जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, हमने ना मुनीबा किसी की दावत करनी होगी ना, 30,000 का बिल भी दे, हम तो बादशाह बनेंगे ना कि क्या बफे कराना है, 30,000 का तो करा दो। किसी हमने सहेली के बच्चे की भी शादी पे जाना है, उसके लिए भी हम 35,000 का जोड़ा कर लेंगे। अपनी फिटनेस पे महीने का 5,000 नहीं लगाएंगे, 10,000 रुपया भी नहीं लगाएंगे। अगेन ये दूर जाने वाली बात है। यू नो, एवरीबडी वांट्स टू बी अराउंड पीपल हु आर फिजिकली हेल्दी, और आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेंटली हेल्दी हूँ, अगर फिजिकली हेल्दी नहीं हूँ तो मैं मेंटली हेल्दी हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। आपके फैट सेल्स, जब आप जानते हैं मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, आपके फैट सेल्स जब जरूरत से ज्यादा ग्रो करते हैं, वो आपके मेंटल रिफ्लेक्सेस की सिग्नलिंग को ब्लॉक करते हैं। आप एक्टिवली सोच ही नहीं सकते हैं। अपनी जिंदगी में आपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, अपना बुढ़ापा संवारना है, अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस संवारनी है, अपनी सोशल परफॉर्मेंस संवारनी है, तो ये बात सुन लें कि जिम एंड एक्सरसाइज इज नॉट अ लग्जरी एनीमोर, इट इज अ नेसेसिटी। वर्जिश और जिम जो है आपके पास जरूरत है, और उसके लिए आपने उतना ही रिलीजियसली और उतना ही संजीदा होकर दिन में टाइम निकालना है जितना आप पैसा कमाने के लिए टाइम निकालते हैं, अपनी बच्चों का खाना बनाने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने बॉस को खुश करने के लिए, उनसे बैठ के ऑफिस में घंटा 1.5 गप लगाने के लिए कि एक्स्ट्रा भी जरा नंबर बन जाए, उसके लिए टाइम निकालते हैं। वही घंटा आपने अपनी वर्जिश के लिए निकालना है, एंड यू विल थैंक योरसेल्फ। क्योंकि अब जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, जो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपके बगैर बैठे हुए हो जाती है। पहले जो हमारे पेरेंट्स और खास करके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जमाना था, उनको क्यों नहीं जरूरत थी जिम की? हाँ। इससे जरूरत नहीं थी, उनका वैसे ही बहुत चलना फिरना हो जाता था, रूटीन वैसे ही बहुत एक्टिव थी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आप पूरा दिन सूरज की लाइट नहीं लेंगे, आप पूरा दिन चलेंगे नहीं, तो क्या आप हेल्दी रहेंगे? नहीं, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जिम तो आपके पास नेसेसिटी है, इट्स नॉट अ लग्जरी। एग्जैक्टली, और आप परेशान होते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी आपने करना क्या है, और जो बर्दाश्त का मादा है वो और ज्यादा कम होता जाएगा। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, सोशल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे इस पर गुफ्तगू करके। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। जिस तरह आज बर्दाश्त काल में दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हम लोग के अंदर बर्दाश्त कम होती जा रही। तो जनाब, हम लोगों ने बर्दाश्त को बढ़ाना है ताकि हम अच्छी सोसाइटी में जो है रह सकें और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए ऐसे मामले के मुतालिक जो एक मुअम्मा बनकर रह गया, और वो है बल्दियाती नुमाइंदों और इदारों की बहाली और उनको मिलने वाले इख्तियारात की। बल्दियाती नुमाइंदे कानूनी और अदालती जंग लड़कर बहाल तो हो चुके हैं, लेकिन बुजदार सरकार मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों को तो इख्तियारात देने से गुरेजा है, लेकिन आइंदा बल्दियाती इदारों को बेपनाह इख्तियारात देने के लिए राजी नजर आ रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए बल्दियाती एक्ट 2021 असेंबली से मंजूर करवाने के हवाले से जो तैयारियां हैं
वो इस वक्त खत्मी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और नए बल्दियाती एक्ट 2021 का मुसव्वदा भी सामने आ गया है। नए बल्दियाती निज़ाम में मेयर लाहौर का इंतखाब बराह रास्त और जमाती बुनियादों पर होगा। 10 अथॉरिटीज़ का बराह रास्त सरबराह मेयर मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब सरकार मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियार देने से गुरेजा क्यों है और नए बल्दियाती एक्ट के मुतालिक क्या इख्तियारात मिलने की उम्मीद है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेयर लाहौर हैं, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हैं और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। कर्नल साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर आपसे ही स्टार्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी से हम जब पूछते हैं ये सवाल तो वो कहते हैं कि आप लोगों को तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए हैं। आप लोगों से सवाल पूछते हैं या आपसे खसूसन पूछा जाए यहाँ पर बुलाकर तो आप कहते हैं कि अफसर हमने काम ही नहीं करने दे रहे, हमें इख्तियारात नहीं दे रहे। कहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है, ये आप ही हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आज मुझे इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज द विनर। और अगर जब ऊपर सियासी क़यादत कमज़ोर हो फिर तो ये चैंपियन होते हैं। सियासी क़यादत जो पंजाब की है वो बहुत कमज़ोर है। उनको सिर्फ एक बात का पता है कि हमने किसी ना किसी तरीके से PMLN के किसी भी वर्कर से लेकर लीडरशिप जो है उसको किस तरह तंग और परेशान करना है। हमें बहाल किया अदालतों ने, हम आ गए। आज जो तारीख़ है अभी भी हमारे जो यूसीओ के चेयरमैन हैं उनके अकाउंट्स नहीं खुले। ठीक है, परसों इन्होंने लेटर दिया, बल्कि कल या परसों 2 दिनों में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जब हम इलेक्ट हुए थे उस वक़्त की दोबारा कहते हैं जी बैंकों में लेकर जाएं, यानी कि वही नोटिफिकेशन वही सारा कुछ लेकर दोबारा जाए। हालांकि यूसी चेयरमैन वही हैं। हाँ, जहाँ कोई फौत हो गए हैं हमारे कुछ साथी लाहौर में से या पंजाब में से, एक हमारे 2013 के कानून का एक एक्ट है, सेक्शन है, उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली वाइस चेयरमैन जो वो चेयरमैन हो जाता है। उसके लिए वो कहा जा रहा है कि जी इसका नोटिफिकेशन लाएँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में लाहौर में ये हाल है कि 133 NA 133 के इलेक्शन का सहारा लेकर कुछ 11-12 ऑफिसर्स जो हैं दे आर नॉट सिटिंग ऑन देयर सीट्स। ठीक है। सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमारे ना तो किसी खत का जवाब देते हैं ना किसी क्लैरिफिकेशन के लिए। इस हवाले से बात नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज मेरा मंसूबा है, प्लान है कि आई विल गो टू हिम। हमें ये कह दिया गया है कि बजट तैयार करें और उसमें जो जितनी पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आप रखें, यानी कि जो लोगों की अदायगियाँ करनी है वो पास हमसे करवा रहे हैं। हमारा टेन्योर 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है और कहा जा रहा है कि बजट आप 30 जून 2022 तक बनाएं, 2022 तक बनाएं। अब मसलन ये हमें इस्तेमाल कर रही है ब्यूरोक्रेसी अपने आकाओं के कहने के ऊपर कि सारे काम इनसे करवा लो, गले पे छुरी इनके रख लो और याशियाँ खुद करें। अच्छा। मैं जब पुराने बजट्स देखे हैं तो एक इंतहा तक अखराजात हो चुके हुए हैं उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर हम फ़र्ज़ करें 100 रुपया खर्च करते थे, इन्होंने 500-500 रुपया खर्च किया हुआ है। उसके बावजूद हमें कह रहे हैं जी जो बजट है वो आप पास करें। अब हम काम करते हैं, एक्ट जो है हमारा उसके मुताबिक विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। उसके ऊपर हमारा उन्होंने वो डंडा भी रखा हुआ है, तलवार भी चलाने की कोशिश में। तो जब तक कॉर्डियल रिलेशन ना हो, जब तक वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग ना हो, काम चलता नहीं है। LWMC जो है वो एक सफाई वाला इदारा है लाहौर में। हर मोहल्ले में हमारे यूसीज के इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। ख़त लिखा है, जो CEO है उससे खुद रिक्वेस्ट की है कि जो आपके सफाई वाला स्टाफ है वो हर यूसी में जाए, ये सुपरवाइज करेंगे। इसी तरह जो डेंगू के सिलसिले में आपको पता है आज तक डेंगू प्रॉब्लम बना है। हम कहते हैं जी हमें सिर्फ बस एक जुमला एक मुझे सुन लें, फिर पता नहीं ये नंबर आने देगा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है डेंगू की हम कहते हैं कि स्प्रे हम खुद खरीद लेते हैं। लेटर लिखा है, मीटिंग की है कि जी हमारे लोगों की सुपरविजन में आप कराएं ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले। तो इस तरह काम तो नहीं होता है, ना अच्छा लग रहा है करते हुए। अब किधर किधर रोएं, किधर किधर शिकायत करें। अल्लाह मालिक है इस पाकिस्तान का और इस शहर लाहौर का, बस इससे अलावा और क्या। इमरान क्या कहेंगे आप? मतलब ब्यूरोक्रेसी से पूछें तो वो कहते हैं जी इख्तियारात दे चुके हैं, इनसे पूछे तो ये फिर अपना बताते हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? शुरू के 2 मिसरे और आखिरी 2 मिसरे कुछ शहर दी भी लोग जालम सन, कुछ सानू भी बरंदा शौक सी। अच्छा, बात तो सच है मगर बात है रसवाई। मसला ये है कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद 1,12,50,000 की आबादी के शहर के मेयर हैं। और जो इनको इख्तियारात हैं वो 2013 के कानून के मुताबिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ हजम करनी चाहिए। सबसे पहले तो इन सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये 2 साल की 28 माह रहे मेयर और उसके बाद 4 मई 2019 को चले गए
और अब दोबारा बहाल हो गए हैं और ये तारीख का हिस्सा रहेगा। ये कभी नहीं हुआ कि जाकर वापस आकर 2 माह के लिए बैठ जाएं। मैं कहता हूँ इनको खुश होना चाहिए, इनको तो पंडाल लगा देना चाहिए 60 दिन के लिए कि आए जाएं और शब देख बनाकर वहां पे चाय पिलाएं और तमाम, क्योंकि काम जो है वो मुतलका मौजूदा गवर्नमेंट हो इक़्तिदार की और ये अपोजिशन और ये रूलिंग पार्टी का हिस्सा भी ना हो और ये रोजाना उनको कहें कि ये कमजोर सियासत है और वो इनको पैसे खर्चने दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको चाहिए कि ये अपनी, ये मेरी तजवीज है, बाकी इनकी अपनी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। कोई अपने हिसाब से इस तरह का सिस्टम बनाए कि अपना आने वाला इलेक्शन मजबूत कर ले। इनके पास इस वक्त टाइम है। अच्छा जी, बात रह गई लाहौरियों के सफर होने की, लाहौरियों के मसाइल की। तो लाहौरियों शुरू से ही सफर हो रहे हैं, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो डेंगी का मामला हो। सोए होते हैं, बाद में याद आता है हाँ डेंगी आ गया। यानी कि जो काम मई जून जुलाई के महीनों में लार्वा को की अफजाइश को मारने के लिए किया जाना था, उसका स्प्रे अब किया जा रहा है और उसके लिए क्रैश प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 37 यूनियन काउंसिल में क्रैश प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हॉटस्पॉट इतने हैं, कितने हॉटस्पॉट है? कोई तकरीबन 12-13 हजार से जायद हैं। आपके 3-4 नहीं 9 के 9 जोन्स में इतने हॉटस्पॉट आगे हुए थे कि उनके लिए क्रैश प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्मोक चल रही है, फोक स्प्रे कराया जा रहा है। कमाल है, कैसी गवर्नमेंट है। स्मोक चल रही है, फोक स्प्रे कराया जा रहा है, इंडेक्स रोजाना बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में शहर लाहौर दूसरा बड़ा शहर है इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का किसी दिन पहला भी बन जाता है और स्मोक के वक्त में फोक स्प्रे करवाया जा रहा है। अब डेंगी एक तरफ है, जिस चीज को पकड़ते हैं उसमें यह पता लगता है कि वक्त गुजर गया था, अब आ गए हैं काम करने के लिए। ये सूरत हाल ये है कि कत्ल हो जाता है, पुलिस बाद में आती है। यही सूरत हाल इंतजामिया की भी है कि पता होता है कि ये काम होने जा रहा है, उसको पहले नहीं पकड़ते। अब मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ, ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। मेयर लाहौर अपने खत का जवाब मांग रहे हैं, इनको इनके खत का जवाब आज से 3 दिन पहले मिल गया था। चेयरमैनों के मसाइल थे फंड्स के, ठीक है। लाहौर ने उसने खबर ब्रेक की, अच्छी खबर ब्रेक हो गई। उसमें यह हुआ कि उसी दिन 2 घंटे 3 घंटे बाद लेटर आ गया कि हमने फंड्स बहाल कर दिए हैं। लाहौर की 4 बैंक जो ब्रांचेस हैं वहां पे अपने अकाउंट्स चेयरमैन खोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा लेटर जो है वो बड़ा जबरदस्त आया। उन्होंने कहा कि अगर तो चेयरमैन अपने घर या डेरे में दफ्तर खोलेगा तो वो तो हम नहीं करने देंगे। अगर ये खोलेंगे तो इनका किराया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गैर जानिबदार तरीके से कोई दफ्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे नहीं अपने घर। अब लाहौर के मुतअद्दिद चेयरमैन ऐसे हैं जिनके दफातर उनके घरों के अंदर हैं। अब सेक्रेटरी जो है वो क्लास 1 का, जो क्लास 4 का सेक्रेटरी है, वो अगर घर में जाएगा तो वो तो घर उसका होगा, वहां पे उसके अहकामात भी मानने पड़ेंगे। आपका डेथ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, तलाकनामा, आपकी शादी का, यानी कि तमाम सर्टिफिकेट वहीं से इजरा हो रहे हैं। अब वो सारी सूरत जब होती है ना, जब घर में दफातर या डेरों पे होते हैं तो सरकारी जो मुलाजिम होता है थोड़ा सा खौफ में भी रहता है, खौफ आ जाता है। ठीक है, इमरान कर्नल साहब से भी बात की, जैसे आपने भी कहा कि कर्नल साहब टाइम थोड़ा रह गया, आप लोगों की भी मुद्दत का, टर्म का खत्म होने में दिसंबर तक का है, तो हमें बताइए किन किन इस वक्त आप लोगों ने मंसूबों को अमली जामा पहना दिया और टारगेट क्या है दिसंबर का, किन किन चीजों को आप लोगों ने जो है वो करना है? बात का जवाब दे दूं, इसमें जितनी कोताहियां कहीं है ना वो हमारी नहीं है। कई लोग ये ना समझ लें कि जी मेयर या उसके लोग जो आ गए हैं, ये बहाल होकर आ गए हैं, तो ये डेंगी और स्मोक ये सारा कुछ, हाँ हमें पता है ना। अच्छा, अब आप आ जाएं, जब हमें चीफ जस्टिस साहब ने बहाल किया और इन्होंने हमें नहीं ना इख्तियार दिए, तो हमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप डेरों पे बैठ जाएं, आप सड़कों पे बैठ जाएं, आप ग्राउंडों पे बैठ जाएं। अब हम आए हैं सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने 1 हफ्ता। इस दौरान आप बताएं हम कहाँ से हमारे लोग दफातर ढूंढें। अब अगर पहले हमें ये हुक्म मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जहां मर्जी बैठ के अवाम की खिदमत करें, ठीक है। अब 2 महीने के लिए तो कोई घर नहीं देगा। जो अकाउंट खुले हैं उसमें से पता नहीं अभी 3-3 लाख रुपया जो हमारे यूसी चेयरमैनों को मिलता था, काम करना हो तो दिन एक भी बड़ा होता है। मेरी बात सुने, 24 घंटे भी बड़े होते भाई। पहले आप कहते हैं डेरों पे ना बैठे, अब अगर हम बैठते हैं तो फिर आप एतराज करते हैं, तो 10 से केड़े पासे जाइए। मसलन इमरान खान साहब भी तो मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी के साथ हाथ मिला के हाथ बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेयर ने तो 31 दिसंबर तो फारग ते खबरां ते ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਭੈੜੇ, ਜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਣੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਭੈੜੇ। अच्छा ਉਹ ਇੱਕ पहले ने शेर भी एक पढ़िया, बिल्कुल इन्हें सही पढ़िया। बाकी बात यह है कि हमें इस बात की बड़ी तसल्ली है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इन्होंने कहा बहाल किया, और अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं सर, देखें जी, हमने देखे अवाम में, जैसे इमरान ने बताया ना, यही प्रॉब्लम्स हैं। जब एक चेयरमैन कंफर्टेबली अपने किसी जगह पर बैठ के लोगों के काम नहीं करेगा
तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे? आधे दफातर हैं, आधे नहीं हैं। उनको मैंने खुद कहा कि यार कहीं बैठ जाओ, ठीक है, काम करो, लोग आ रहे हैं। मगर गवर्नमेंट को ये बड़ा प्रॉब्लम है, ग्रेड 4 का सेक्रेटरी जाता है या ग्रेड 6 का, वो कहता है जी मैं कैसे, वो कहता है यार इस बैठक में और भी तो 20 लोग बैठे हुए हैं ना, तो तुम भी बैठ जाओ, हम तुमसे किराया भी नहीं मांग रहे हैं। बिकॉज अभी टाइम ही इतना छोटा है कि वो किराया रेगुलराइज करवा ही नहीं सकते। मैंने कहा जो जो आपके पास पैसे हैं उनके लिए स्ट्रीट लाइट्स वगैरह खरीदें, गटरों के ढक्कन खरीदें, कोई छोटी मोटी पैच रिपेयर है जो लाख रुपए तक हो सकती है वो करें, क्योंकि लाख रुपए से ज्यादा हमारे जो वो लेवल है यूसी लेवल, उधर बिल नहीं बन सकता। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है, एक जो है ना हमारी पार्टी को पूरे पंजाब में एक बहुत ज्यादा एक वो अपलिफ्ट हुई है। हमारे जो लोकल गली मोहल्ले के लोग हैं वो दोबारा बेचारे बिल्कुल सो गए थे, मायूस हो गए थे, वो लगे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेंगे तो लोगों में हमारा गुडविल बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला वी आर डूइंग इट। अब वही बात कि मैं फिर क्रिबिंग ना करूं, अब थोड़े से लाहौर शहर के जो ओवरऑल मसाइल जो हमने आके देखे हैं, गुलबर्ग की आप मिसाल ले लें, हफीज सेंटर की तरफ मैं गया परसों तरसों, उन्होंने कहा जी सारा जला हुआ है, इसका कुछ नहीं बना। मैंने कहा यार मेरे ये नहीं है। पूरे गुलबर्ग में आप घूमें, हर सड़क के ऊपर बजरी के अंबार और ढेर लगे हुए हैं और 25 मंजिला इमारत बन रही है, धड़ाधड़ बन रही है। और ये प्रॉब्लम जो है आज से 1 साल बाद आप देखिएगा, 4 या 2 कनाल के प्लॉट में जो एक घर था उसको हाई राइज बना के उस एक प्लॉट में 25-25 घर बन जाएंगे फ्लैट्स की सूरत में। उनको पानी कहाँ से आएगा, उनका सीवरेज कहाँ से जाएगा, उनके लिए ग्रिड स्टेशन कहाँ से आएंगे, गैस पहले नहीं है। तो एक अच्छा खासा रिहायशी इलाका जो है ना उसको एक बाजार की शक्ल दे दी गई है, हाई राइज बना दिए गए हैं। जो पीसफुल लोग हैं उनके लिए खाना ख़राब कर दिया उनके रहने के अंदाज को। तो मैं एज अ मेयर जब परसों तरसों 1-2 फंक्शंस में गया तो उधर जो सीनियर लोग थे वो मेरे पीछे पड़ गए, मेयर साहब इसका कुछ करें। अच्छा। मैंने कहा जी अब मेयर जो है वो क्या करे, 2 महीने में क्या कुछ करे, 2 महीने में किस किस को ठीक करे। तो, और आपसे कर्नल साहब आपसे पूछना चाहूंगी, जो इदारे हैं आप लोगों से ताउन कर रहे हैं, मतलब अगर 2 महीने की बात की जाए, जैसे LWMC हो गया और ये जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि कोई ताउन नहीं हो रहा, सफाई के हवाले से भी कोई ताउन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सुन रहा आपकी, वाले नहीं कर रहे, बार बार बातें कर करके ना मैं तो इनकी अपनी गवर्नमेंट में क्या था, कुछ भी नहीं था। नहीं, ये मेरी बात कहाँ पे गए, आप मुझे मेरी बात का जवाब ले लेना। मैंने बड़े गौर से सुना। परवेज मुशर्रफ जो है ना वो डिक्टेटर था। जब डिक्टेटर आता है तो उसके पास ना कोई नेशनल असेंबली को बर्दाश्त करता है, ना वो सूबाई असेंबली को बर्दाश्त करता है। दुनिया को दिखाने के लिए, चूंकि दुनिया में लोकल गवर्नमेंट्स के सिस्टम बहुत इफेक्टिव हैं और फेडरेशन जो है ना उनको स्ट्रेंथ देती है कि बाई लॉ के इनको कोई तोड़ नहीं सकता, इनके आइन को कोई नहीं छेड़ सकता। तो परवेज मुशर्रफ बीइंग अ डिक्टेटर, सो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत किया ताकि मैं दुनिया में ये कह सकूं कि जी बहुत बेहतरीन हमारा निज़ाम है। और एट वन कॉल फ्रॉम द मेयर ऑफ एनी सिटी, और वो परवेज मुशर्रफ साहब चाहे 2 बिलियन भेज देते थे, चाहे 1 बिलियन भेज देते थे, और फ्लरिश कर रहा था वो निज़ाम। अच्छा। इतनी आज़ादी भी ठीक नहीं है कि एक मार्शल्ला के तहत जहाँ ना कोई कानून ना ज़ाब्ता हो, ना कहीं किसी की सुनवाई हो, सिर्फ ख्वाहिशात के ऊपर फंड्स दे दिए जाएँ, तो जाहिर है फिर जब लोगों को इस्तेमाल इस तरह होगा, नोबडी गोज इनटू द डेप्थ एंड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी के व्हाई इट इज हैपनिंग। सो ठीक है, इनका एतराज बिल्कुल सही है कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया गया, बट हमारे इलेक्शंस हुए, बट हुए तो सही, कानून बन तो गया, हम आगे बैठ तो गए, काम इसी शहर में कोई एक बड़ा काम बता दें क्या आपने पार्किंग प्लाजा बनाया कोई? अच्छा। बस उसकी वर्किंग पेपर तैयार करते रहे। अच्छा। कोई फैसला साजी नहीं इनसे हो सकी पिछले 3-4 साल में, क्योंकि कानून इनको इजाजत नहीं दे रहा के बाद जब हम सारी तैयारी करके बैठे थे तो 25 जुलाई को इलेक्शन हो गए, वहीं का वहीं सुखड़ गया। आपकी जो इसको ये बिल्कुल मौजूदा हुकूमत का नुमाइंदा बना हुआ है इस वक्त। मेरी बात सुने, आप जब 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने आके इसके सामने किस तरीके से हमारे हाथ बांधे थे। मैं जानना चाहती हूँ, पंजाब हुकूमत कह रही मार्च में नए बल्दियाती इंतखाबात कराने, आपको लगता है हो जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे से लिखवा लें अगर ये मार्च में इलेक्शंस हो जाए। नहीं होंगे। अगर ये लिख देती है तो फिर मैं भी लिख देता हूँ इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब इस पे मोहर लग रही है कि उनकी नीयत सही हो ना तो वो हमें बर्दाश्त करें। हम गए हुए ना अपना टाइम लेने के लिए। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में साफ जाहिर हो गया। Exactly, हाँ। और दूसरा वही बात कि ये एमपीए को जो 3-3 अरब 1-1 अरब 60-60 करोड़ रुपया ये दे रहे हैं, अगर बल्दियाती निजाम जिस तरह का इन्होंने कानून बनाया है वो हो जाता है और उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। मिसाल भी आपके सामने ही है कि नून लीग के लोग खड़े हैं और इस पर तरीके इंसाफ का कोई नुमाइंदा नहीं है,
दूसरी जमातें जो हैं वो ऊपर के तो आ रही हैं, मगर इस वक्त जो हवा है, जो मार्केट में आवाज़ है, वो जो एक ही कैंडिडेट है उनके हवाले से, नून लीग के हवाले से कि ये विन कर जाएंगे। मसला ये है कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो बुनियादी इकाई है वो बल्दियाती निज़ाम है। मुनीबा, आपका, मेरा, आगे आने वाले लोगों का, अगर ये निज़ाम बहाल ना हुआ, अगर इस निज़ाम पर हम इसको पकड़ ना सके तो आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि आपकी गली मोहल्लों की प्लानिंग नहीं हो रही। जो आबादियां, अच्छी अच्छी आबादियां, जिस तरह अभी इन्होंने गुलबर्ग की बात की, उसका भी ये सुकड़ रही हैं जितने प्लाजे, जितनी। लेकिन अभी इमरान, आपको ही पता है कि हुकूमत ने अपने हल्के में 3 हल्के में 1 अरब रुपए का तरक्याती फंड जो जारी किए हैं, तो ये कितना मैटर करता है? ये कितना मैटर करता है, या ये आप लोगों के लिए कितना जो है वो मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं रात को गुलबर्ग की तरफ गया, वहां ना अच्छी खासी सड़कें हैं, सीवरेज अभी तक कोई मसला नहीं बना, जो साल बाद बनेगा। एक गली में जी पाइप डाल रहा है, क्यों? बाकी पूरे सिस्टम को अपग्रेड करो ना, पूरे गुलबर्ग को। समनाबाद की तरफ गया, हमारे पिछले टर्नओवर में हमने खुद वहां पर पाइपलाइंस नहीं डलवाई थी, वहां पाइप्स पड़े हुए हैं। तो दिस मनी इज गोइंग टू बी वेस्टेड, और जब तक सारे इख्तियारात इस शहर के लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं दिए जाएंगे, LDA को, DHA को, डिफरेंट सोसाइटीज, मॉडल टाउन, ये सारा एक बैनर के नीचे, एक गवर्नमेंट के नीचे आप लोगों को भी थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी और एक पेज पर आना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लाहौर तरक्की नहीं करेगा। मौजूदा गवर्नमेंट भी काम करवा रही है, नून लीग की गवर्नमेंट भी काम करवाती रही थी, मगर फैसला साजी नहीं थी। आज भी फैसला साजी होगी तभी ये चीजें जो है ये हो पाएंगी। ठीक है, इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज, हमारे साथ मौजूद है, और कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब, मेयर लाहौर है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं, और हम यही कहेंगे कि जनाब हुकूमत और जो लोकल बॉडीज हैं वो आ जाएं एक ही पेज पर, ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। आवाम पिसती जा रही है इन दोनों के दरमियान। मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आमतौर पर पाकिस्तान के महलो वकूफ और जोग्राफिए को उसकी सबसे बड़ी खूबी तस्वुर किया जाता है, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया उसके गले की हड्डी बनता जा रहा है, और उस वजह से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद तरीन असरात की जद पर आ गया है। जर्मन वॉच नामी आलमी थिंक टैंक की जानिब से बुध को जारी करदा आलमी माहौलियाती इशारिये में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 मुल्कों में किया गया है जो सबसे ज्यादा खतरे से दो चार हैं। अब तो उन माहौलियाती तब्दीलियों के वाज़ह असरात जो है वो दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे, सर्दी के ड्यूरेशन में कमी और स्मॉग की शक्ल में हमें नजर भी आ रहे हैं। लाहौर की ही अगर बात की जाए तो लाहौर की फ़ज़ाई इंतहाई आलूदा हो चुकी है फ़ज़ा, और लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल दिन ब दिन इजाफा ही देखने को आ रहा है, और अक्सर लोग जो है इसका शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से वाज़े स्मॉग को फॉग करार देकर राह फरार इख्तियार कर ली जाती है, और हर साल स्मॉग पर काबू पाने के हवाले से बुलंदोबाग दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी की वजूहात क्या है, इस पर हम किस तरह काबू पा सकते हैं, और शहरी क्लाइमेट जैसे बड़े मसले पर काबू पाने के लिए उनका क्या किरदार हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद निहाल असगर साहब, हैं मेंबर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल पंजाब के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, अगर इसकी लाहौर की ही बात की जाए तो सूबाई वज़ीर माहौलियात जो है मोहम्मद बाउर रज़वान, वो कह रहे हैं कि 2 साल से लाहौर में कोई स्मॉग नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं AQI के हवाले से हम देखें तो वो हमें बताता है कि शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। असल बात क्या है, आप हमें बताइए। बुनियादी तौर पे माहौल और क्लाइमेट चेंज ये बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, और इसमें बहुत ही तालीम याफ्ता या कुछ समझ बूझ रखने वाला इसको अगर हेड करे तो शायद इस किस्म के बयानात ना मिलें। अच्छा। ये वैसे ही बयान है जिस तरह से हमारे एक पार्टी के हेड ने कह दिया था कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, इसी किस्म का बयान है। अच्छा। अदरवाइज़ जितना भी आप देखें रिकॉर्ड है, ये कुछ ढकी छुपी चीज़ नहीं है। आप जर्मन हवाला दे रही हैं, आप
AQI इंडेक्स पे आप एयर विजुअल पे चले जाएं, दुनिया जहान का डाटा मैं आपको यहाँ से बैठ के जापान का बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ से बैठ के अमेरिका का सारा रिकॉर्ड दे सकता हूँ। और हमारे पास अपना, अगर हम खुद ही फैब्रिकेट करके डाटा बनाते रहेंगे तो उससे वो तो एक डिनाइल फेस है ना, हम ना मानने वाले फेस में रहें कि नहीं है। लाहौर में किस आदमी को नहीं पता कि ये आलूदा हो जाता है, ख़ास तौर पे नवंबर जब ये क्रॉप जलाई जाती हैं और हमारा ट्रैफिक का बेहंगम निज़ाम है, बहुत ज़्यादा धुआं और जिसमें बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत जो गैसेस हैं वो मौजूद हैं। तो जहाँ तक आपने बयान का ताल्लुक, तो बयान है वो। अच्छा, लेकिन ये स्मॉग ही है, ये फॉग नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब देखिए ये स्मॉग है, ये स्मॉग है। स्मॉग यही होती है जिसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बेतहाशा पाए जाते हैं। फॉग आएगी कोई जाके, जब वो ज्यादा सर्दी आती है तब हम देखते हैं कि फॉग आती है और उसका पता चलता है ये स्मॉग है। जब हम बाहर निकलते हैं आंखों में जलन होती है, गला खराब, एक उसमें जो बदबू सी भी हमें महसूस हो रही होती है, वो बड़ी इरिटेशन करती है स्मॉग। लेकिन हमें बताइए, अगर हमारे यहाँ पर बात की जाए तो महकमा माहौलियात के पास इतने इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो वो यहाँ का एक्यूरेट डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकें। महकमा माहौलियात के पास तो कैपेसिटी का शुरू से फुकदान है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे समझ बूझ वाले लोग चाहिए। जब डिपार्टमेंट ही इस तरह से बयानात और इस तरह की चीज़ों में चलेगा है, इनके पास इंस्ट्रूमेंट, इनको जायका ने भी एड दी थी, इन्होंने ख़ुद भी इक्विपमेंट्स ख़रीदे, लेकिन इक्विपमेंट के पीछे इसको चलाने के लिए वो चाहिए। उसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, उसमें तमाम चीज़ें। अब वो पूरा इतना बड़ा शहर है, अगर इस शहर में इस वक्त लाहौर शहर में अगर आप एयर विजुअल के पॉइंट्स देखें, एयर विजुअल के कोई 10-12 पॉइंट्स हैं, वो आपको मुसलसल डाटा दे रहा है। US एम्बेसी के पर जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी डाटा मिल रहा है। अब यहाँ का जो है, ये तो सारी जो भाग दौड़ हुई थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ज़माने में, सेक्रेटरी साहब को फिर बुलाया, फिर ये कोई कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास, उन चीज़ों का भी फुकदान है। हम अडॉप्ट तो कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि अगर लोगों से पूछा जाए कि AQI को कैलकुलेट कैसे करते हैं, शायद इनको ये भी नहीं पता होगा। अच्छा। वो तो सिर्फ लेके 2.5 ये पार्टिकल साइज़ है, इसका होता ये है कि जब हम सांस लेते हैं, ज़रात जो हैं वो इतने बारीक हैं, वो हमारा जो पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम है हर इंसान का कुदरती, उसमें से भी पास हो जाता है। ये पास होने के बाद से वो चला जाएगा लंग्स की बारीक कैपिलरीज में, और वहाँ से वो फिर नहीं निकल सकता, उस कैपिलरी को डैमेज करेगा, बंद करेगा। ये तो कोई आपको पल्मोनोलॉजिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेहत पर वो कितने गहरे असरार डालते हैं और हमारे नुकसानदेह कितना हो सकता है ये हम जानते हैं। और इसके हवाले से आपको लगता है, मतलब उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से हम ये फ़ज़ाई आलूदगी से नबरदाज़मान नहीं हो सकते? इक्विपमेंट मतलब सिर्फ टेस्ट करने की हद तक तो हैं। अच्छा। इसके लिए जो हल है, हल देखें, ये हमने जो काम किया हुआ है उसमें रिडक्शन करनी पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा करना पड़ेगा, हमें वेहिकुलर जो हमारी ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करके उसको कम किया। लाहौर के बहुत बड़ा शहर हो गया है, अगर आप इसको आबादी देखें, इसको बेहंगम फैलने से बचाना होगा। एक्सपेंड इतना हो गया है। क्या क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं सर जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है फ़ज़ाई आलूदगी? देखिए, उसमें तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इस वक्त चावल की फसल के बाद से ये जो स्टबन बर्निंग है, उनकी जो बकाया जात है उनको जलाया जाता है, उसकी वजह से इस वक्त टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, विंड वेलोसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यही काम आपका गंदम की फसल के बाद भी होता है, उस वक्त भी, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा होता है कि क्योंकि विंड चल रही होती है, उसकी स्पीड होती है। इस वक्त स्पीड बिल्कुल नहीं है, तो ये सारा का सारा जो गिलाफ है ये उस वक्त तक आपके लाहौर के ऊपर रहेगा, या हवा चल जाए या बारिश हो जाए। अगर हम सब ने मिलकर, ये गवर्नमेंट के अकेले की बस की बात भी नहीं, सबने अपना किरदार, सबने जो है कम से कम हर आदमी कोई अपना ईमान का हिस्सा बना ले कि कोई 10 दरख्त लगा दे। इसका नेचुरल हल तो यही है, ट्री प्लांटेशन, और उससे आप उस बारिशें भी, जितनी ज़्यादा ट्री प्लांटेशन होगी, ऑटोमेटिक सा ये कुदरत का निज़ाम है, उसमें बारिशें ज़्यादा होंगी। अगर हम कुआलालंपुर को महातिर साहब जो हैं वो रेन फॉरेस्ट में बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और इमरान खान साहब की ये तो है उनके विजन में कि ये जो सुनामी ट्री और ये चीज़ें,
अब अकेले तो मेरे ख्याल में सारी पाकिस्तान में वो दरख्त नहीं लगा सकते, हम सबको मिलके ये काम करना होगा। लेकिन अभी सर दरख्त लगे तो हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मुहिमात जो है उनका आगाज़ किया था दरख्त लगाने के हवाले से, लेकिन इस साल यही सोचा जा रहा था कि अगर इतने दरख्त लगे हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वो सिरे से ही कम नहीं हुई, सिरे से ही इतनी ज़्यादा बढ़ती हम उसके साथ साथ एक्टिविटीज अपनी जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा। आप ये जो कोविड स्टार्ट हुआ था वही कोविड में नवंबर का डाटा आप उठा के देख लें तो बहुत साफ था। तो समझ में आता है कि मेन जो है इशू इज वेहिकुलर, हमने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोडों पे कर दी। अब तो साइंटिफिक डाटा मौजूद है, यही जो नवंबर जब कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन का डाटा देख लें, उस वक्त 40-50 हम साफ सुथरे शहरों में थे, अब दोबारा से हम वही 500 और 600। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि हमें डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। महकमे को, लोगों को, सबको समझना चाहिए कि ये एक कुदरती एक फिनोमेना है, इसको ख़त्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अकेला मेरे नहीं ख्याल के गवर्नमेंट या देखिए जो लोग जला रहे हैं फसलें, उनको बताना पड़ेगा, वो भी तो सांस ले रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे मतलब ये हवा ऐसी चीज है कि जिसमें ये नहीं हो सकता कि हम अपना सिलेंडर लेके फिर रहे हैं। सबको इसी में सांस लेनी है, सबकी आंखें जलेंगी, सबके फेफड़े खराब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए ये जैसे मीडिया का भी यही काम है, मीडिया इसको जितना ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि ये काम एक आदमी का नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें क्या बनानी चाहिए? अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए इनसे ज़्यादा जो है स्मॉग टीमें तो बना दी जाती हैं, लेकिन मजीद क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस पोल्यूशन से हम लोग छुटकारा हासिल कर सकें? लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये है कि आप ट्री प्लांटेशन, ठीक है, वो उस पर काम किया जाए। जो हमारी अर्बन ट्रांसपोर्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट को ठीक है, ये अच्छे काम है, मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो कि जिसमें फॉसिल फ्यूल, अगर इलेक्ट्रिक पावर पे हम जाएं, इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस। लाहौर क्लीन एयर कमीशन बना था, आज से पहले भी बहुत ज़्यादा ये स्मोक का इशू था। हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया, कमीशन के बाद से ये जो 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ थी वो सारी बंद की गई, वरना उनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ अर्सा फ़र्क पड़ा, फिर उतनी गाड़ियाँ दोबारा से आ गई। तो पॉलिसी मेकर्स को ये समझना होगा कि शहर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी आप उसमें गाड़ियाँ चला सकते हैं। जैसे अभी लॉर्ड मेयर साहब फरमा रहे थे कि एक कैनाल का या 2 कैनाल का प्लाट था, उस पर आपने जो है 10 मंजिला बिल्डिंग बना दी है, और उसमें जो है जहाँ पे 10 लोग रहने थे अब वहाँ पे 50 लोग रह रहे हैं, तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लोड आएगा ना। सीवर की लाइन जो है वो ब्लॉक होंगी, पानी अब जहाँ 5 आदमियों के हिसाब से सारी कैलकुलेशन की गई थी, अब वहाँ पे 50-100 लोगों को देना पड़ रहा है। तो कराची का हाल देखें, उसी तरह से अगर हमने इन चीज़ों को नहीं समझा तो लाहौर में भी कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मसाइल, ये फ़ज़ा जो है वो आलूदा से आलूदा तरीन होती जा रही है। तो इसको हम लोगों ने अपना मसला भी समझना है। हम किसी एक फ़र्द पर या एक इदारे पर ये ड्यूटी नहीं डाल सकते कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे तभी ये चीज़ें हल हो पाएंगी। हमने भी एज एन शहरी हमने भी अपना जो है ना किरदार निभाना है। सैयद निहाल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा बात होती है और हमने भी उस क्लाइमेट में रहना है, इस फ़ज़ा में रहना है, सांस लेनी है, तो अगर ये फ़ज़ा ख़राब होगी तो हम भी जो है वो हमारी सेहत भी ख़राब होगी। तो हमें भी अपना किरदार निभाना है। आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।